हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीएसटी की फर्स्ट प्रेजेंटेशन देखेंगे। जो आज का जीएसटी का प्रेजेंटेशन है हमारा, ये बेसिक फ्रेमवर्क ऑन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स पे है। बेसिक फ्रेमवर्क मीन्स कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारी जो फॉर्म हम फाइल करने वाले हैं, जो लायबिलिटी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, और बाकी जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज या लायबिलिटीज की कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए। तो इसमें आज हम देखेंगे कि बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए, कितने टाइप के लेजर खोलने चाहिए, एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हमें कितना कैसे करना चाहिए। तो हम इसको दो तीन तरीके से बात देख सकते हैं। या तो हम इसको समझने के लिए या तो लॉ डिस्कस करें या पर्टिकुलर केस स्टडी डिस्कस करें। तो मैं पर्टिकुलर लॉ डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज लॉ तो काफ़ी सारे चीज़ें हो जाती है, उसमें काफ़ी सारे इफ बट हो जाते हैं, इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है। मैं बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा कि भाई हम किसी केस स्टडीज को लेके चलेंगे एंड देन देखेंगे कि भाई आपकी किन किन बातों का ख्याल रखना है, आपकी बेसिक फ्रेमवर्क क्या होनी चाहिए कोई भी काम अगर आप जीएसटी के अंडर में स्टार्ट करते हैं। तो जी, आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। समझना इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोगों में से बहुतों ने इम्पोर्टेंट डेट्स देख लिए होंगे। जो इम्पोर्टेंट डेट हमारे आ रखे हैं आज के डेट में, 20 अगस्त को आपको फॉर्म 3 भी फाइल करना है जुलाई के लिए। इसके बाद सितंबर 5 को आपको GSTR 1 फाइल करना है, वो भी जुलाई के लिए है। सितंबर 5 के बाद सितंबर 10 को आपको GSTR 2 फाइल करना है जुलाई के लिए। देन 20 सितंबर को आपको GSTR 1 फाइल करना है अगस्त के लिए, और साथ ही साथ 20 सितंबर को आपको GSTR 3 भी फाइल करना है अगस्त के लिए। सितंबर 25 को आप देखेंगे तो GSTR 2 फाइल करना है अगस्त के लिए। अक्टूबर ऑनवर्ड्स चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। बट अगर आप मान के देखें तो अगस्त 20 को आपकी 3 भी फाइल होगी। फिर इसके बाद आप बिजी रहेंगे सितंबर 5 को, सितंबर 10 को, सितंबर 20 को और सितंबर 25 को। अगर दूसरे एंगल से देखें बीइंग ए प्रैक्टिशनर, तो हम लोग सारे बिजी हैं, बिकॉज 15 अगस्त को आपकी सर्विस टैक्स की रिटर्न भी जाएगी। इसके बाद सितंबर में आपकी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट भी जाएगी। सितंबर में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी फाइनलाइज करने पड़ेंगे। तो काफ़ी बिजी शेड्यूल होगा। इसके अलावा क्या होगा, ये जो शेड्यूल तो है ही, इसके अलावा अगर आप एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म देखेंगे तो हम ट्रांसफर फॉर्म है जो कि हमें फाइल करनी पड़ेगी। और ट्रांसफर फॉर्म के लिए अगर आज हमारी 14 अगस्त है, 14 अगस्त है, तो आप मान के चलिए कि 14 अगस्त में आप करीब 44 दिन हो चुके हैं, या 44 दिन 44 डेज ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। 90 डेज में 44 डेज अगर आप माइनस कर देते हैं तो आधा, पूरा का पूरा जो आधा टाइम पीरियड था हमारा, वो खत्म हो चुका है, आधा टाइम पीरियड ही बचा हुआ है। तो इसलिए भी हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और द क्वेश्चन इज कि हम एक कहानी लेके चलते हैं, टू टेक ए स्टोरी। स्टोरी क्या था कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था अपने, तो मेरा एक क्लाइंट अपने अकाउंटेंट को भी लेता हुआ आया। क्लाइंट ने भी ये इम्पोर्टेंट डेट की शीट देख ली थी, वेबसाइट में तो आ ही रहा था, या कहीं से मिल गया था उसे व्हाट्सएप पे। इम्पोर्टेंट शीट देखने के बाद उन्होंने बोला, सर हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, जीएसटी आ गई, समझ में नहीं आ रहा, आप बताएं क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं ऑफिस में आने के बाद मैंने उसको बिठाया अपने ऑफिस में। फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप पहले ये बताओ कि आप करते क्या हैं, आप काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो उन्होंने ये बताना स्टार्ट किया। क्लाइंट आया हुआ था, अपने अकाउंटेंट को लेके आया था जो कि उनका मैनेजर भी था। तो उन्होंने ये बताया कि भाई हमारा हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम है, मीटिंग वगैरह होती है। मीटिंग होने के बाद क्या होता है कि मीटिंग होने के बाद हमारे साहब को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कभी कई बार टेंडर के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद साहब उसके सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सर्वेयर वगैरह के थ्रू नक्शे वगैरह बनवाते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद फिर गड्ढे वगैरह खुदवाते हैं। तो तरीका वही होता है कि जहाँ पे भी साइट बननी होती है, हम गड्ढे जाके खोदते हैं, वहाँ पे हम बैनर लगा देते हैं, अपनी न्यू साइट अंडर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, मिट्टी गड्ढा कूदना शुरू हो जाता है।
गड्ढा खोदना भी, जिसको हम इंग्लिश में एक्सकवेशन बोलते हैं, एक्सकवेशन स्पेशलाइज्ड वर्क है। काफ़ी स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए होते हैं उसके लिए और स्पेशलाइज्ड मशीनें भी चाहिए होती हैं। तो काम जब स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या होता है, कुछ टेक्निकल स्टाफ भी चाहते हैं, चाहिए होता है, जिसको हम स्किल्ड स्टाफ बोलते हैं। अगर हम इंडस्ट्री के लैंग्वेज में बोले तो उनको पीआरडब्ल्यूज बोलते हैं, इसको पीस रेट वर्कर बोलते हैं। तो पीस रेट वर्कर इलेक्ट्रीशियन भी हो सकते हैं, टेक्निक प्लम्बर भी हो सकते हैं, कारपेंटर भी हो सकते हैं। तो दो टाइप ऑफ पीस वर्क हमें चाहिए होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे पीस वर्क, पीस रेट के अलावा भी हमें क्या चाहिए होता है, इनके अलावा भी हमें लेबर चाहिए होता है काम करने के लिए, स्टाफ भी चाहिए होता है। इसके अलावा जो आज के डेट में काम है, काम तो बिना मशीन के होता नहीं है, क्योंकि लार्ज लार्ज स्केल पे काम होता है तो हमें मशीनें चाहिए होगी। मशीनें में जैसे जेसीबी चाहिए होगा, बोट्स इधर उधर करने के लिए गाड़ियाँ चाहिए होगी, बनाने के लिए टावर क्रेन चाहिए होगा, फिर कुछ कंज्यूमेबल और मटेरियल भी चाहिए होगा। इन सबको रन करने के लिए देखिए, मशीनें तो मिल गई, प्रोजेक्ट कैसा होगा वो चल गया, प्रोजेक्ट नक्शा सब बन गया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैन पावर भी है वहाँ पे। तो मैन पावर को रन करने के लिए क्या चाहिए होगा कि मैन पावर की जो डेली के रोजमर्रा की चीज़ें हैं, सुबह चाय चाहिए, दूध चाहिए, मट्ठी चाहिए, बिस्किट चाहिए, चिप्स चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, है ना? बाकी कुछ ऑफिस में पूजा की सामग्री चाहिए, हाथ धोने के लिए कुछ और चाहिए। तो वो सारी चीज़ भी हमें लेनी पड़ती है। तो उसके लिए जनरली हम क्या करते हैं कि हम या तो कोई स्टोर वहाँ पे लोकल खुलवा देते हैं, किसी लोग कोई लोकल आदमी खोल लेता है तो बहुत अच्छा है। नहीं होता है तो हम किसी लेबर के रिलेशन में ही कोई खोलना चाहता है तो हम उससे खुलवा देते हैं। हमारा भी रिलेशनशिप उनसे बना रहता है। हमारी भी बहुत 10 ज़रूरत की चीज़ें आ जाती हैं। बिकॉज़ जनरली ये पाया गया है कि जहाँ-जहाँ साइट बनती है या कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ दूर-दूर तक कोई ऐसे छोटे स्मॉल शॉप नहीं होते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से डायरेक्ट आती हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद काम-वाम चलता है, काम चलने के बाद बिल्डिंग तैयार हो जाती है, बिल्डिंग तैयार होने के बाद इनको हैंडओवर कर दिया जाता है और अपना काम खत्म हो जाता है। तो देखिए, काम खत्म होने के बाद क्या होता है, अगर हम मैनेजर साहब ने स्टोरी मुझे बता दी कि जी इतना सारा काम है, ये तो काम हो गया। तो जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो मैंने क्या किया कि उनकी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ को पहले डिफाइन किया। बीइंग अ सीए जिसको हम करते हैं। तो जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटी है, तो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ अगर देखेंगे तो उनकी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ करीब 5 टाइप की आएगी मोटा-मोटा। कि पहले लीगल रिक्वायरमेंट क्या होगी, लीगल कंप्लायंसेस क्या करनी है उसको जीएसटी में। दूसरा उनको क्या करना है भैया, एडवांस रिसीव या एडवांस पेमेंट अगर कर दिया उन्होंने तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तीसरी साइट एक्टिविटीज़ में बहुत सारे काम होंगे, कुछ रियल एस्टेट एजेंट का काम होगा, कुछ सिविल इंजीनियर का काम होगा, कुछ आर्किटेक्ट का काम होगा, तो उन केसेस में क्या करेंगे। फिर एक जगह और भी है कि भाई 3M जिसको बोलते हैं, मेन मटेरियल और मशीन, इनका मोबिलाइजेशन भी होगा, इनको लाया भी जाएगा, इकट्ठा भी किया जाएगा, इनको यूटिलाइज भी किया जाएगा, इनको वापस ट्रांसफ़र भी किया जाएगा, सेल आउट भी किया जाएगा, तो इनके साथ क्या होगा। चौथा कि जब हम स्वैप की ट्रांज़ैक्शन करेंगे, तो स्वैप की ट्रांज़ैक्शन तो बहुत सारी चीज़ें होगी। स्वैप की ट्रांज़ैक्शन में बहुत सारे छोटे-बड़े सारे आइटम हम लेंगे जिसके डिफरेंट टैक्स रेट होंगे, टैक्स एचएसएन कोड होगा, एचएसए एप्लीकेबिलिटी होगी, उसमें बहुत सारे हो सकता है कई आइटम पे सेस भी लग रहा होगा, तो उसके साथ क्या करेंगे। वो तो बिल की पर्ची तो हमें एक ही पकड़ा देता है, डेली का पकड़ाता है, या हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो वीकली पकड़ा देगा वो। फिर पाँचवा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाई साइट कंप्लीट हो गया, तो साइट कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, कैसे करना है इसमें। तो ये तो मैंने एक्टिविटी नोट कर ली। फिर भी मैंने उनसे अकाउंटेंट से पूछा, भाई साहब आपका तो आप बताओ आप प्रॉब्लम क्या आ गई यहाँ पे? ये तो एक्टिविटी है, तो आपके बिज़नेस में क्या दिक्कत आई? तो वो मुझे एक्सप्लेन करने लगा, जी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है आज के डेट में। अगर प्रॉब्लम को आप नोट डाउन करो तो पहली प्रॉब्लम मेरी आ गई कि भई लीगल रिक्वायरमेंट मेरी कैसी पूरी हो रही है? एडवांसेस का हमें क्या करना है? सिस्टम का हमें क्या करना है? लेजर्स हमें कितने क्रिएट करने हैं? टाइप ऑफ इनवॉइसेस हम कितनी बनाएँगे? 6 में एक्सपेंसेस हम कैसे बुक करेंगे? किस टाइप से करेंगे? और क्या करना है इसमें? इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत हमें आ रही है कि एक रिवर्स चार्ज करके कुछ आया हुआ है, तो व्हाट इज़ रिवर्स चार्ज? रिवर्स चार्ज में हमें क्या करना है? उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे बिज़नेस पे और किन-किन बातों का हम ख्याल रखें? तो देखिए, हम इसका वन बाय वन चलेंगे। हमारी आने वाली प्रेज़ेंटेशन में हम इसको और भी डिटेल में देखेंगे। हम सारे सिस्टम, सारी प्रॉब्लम के इनकी सॉल्यूशन देंगे। तो
आज के प्रेजेंटेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में आप इसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, छोटे-छोटे टुकड़े में, सो दैट आपको दिखने में भी आसान हो, काम भी करने में आसान। थैंक यू सो मच।